हेलो बच्चों, आज हम मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम मोहन राकेश जी को जान लेते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य किया। कुछ वर्षों तक ये सारिका के संपादक भी रहे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित भी किया गया। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनकी मुख्य रचनाओं के रूप में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि रचनाएं इनकी मील का पत्थर साबित हुईं। अब हम नाटक की कथा वस्तु को समझ लेते हैं। लेकिन नाटक की कथा वस्तु को समझने से पहले कथा वस्तु क्या होती है ये जान लेते हैं। भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित। प्रख्यात कथा वो कहलाती है जो कथा इतिहास, पुराण आदि से ली गई होती है, यानी कि उसका नायक कोई प्रख्यात वंश का राजर्षि या श्रेष्ठ पुरुष होता है। इसके बाद आता है उत्पाद्य कथा वस्तु। उत्पाद्य कथा वस्तु कवि की कल्पना पर आश्रित होती है और यह उत्पाद्य कहलाती है। मिश्रित कथा वस्तु में ये दोनों ही कथाएं होती हैं, यानी प्रख्यात भी होती है और उत्पाद्य भी होती है। इन दोनों को मिलाकर मिश्रित कथा वस्तु लिखी जाती है। इसके बाद प्रासंगिक कथा वस्तु आदि के भेद से भी इसे 2 भागों में बांटा गया है: पताका तथा प्रकरी। पताका वह प्रासंगिक कथा वस्तु है जो मुख्य कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, अर्थात नायक को फल की प्राप्ति करा देती है। प्रकरी बीच में ही समाप्त हो जाती है। वह केवल नायक के बल और पुरुषत्व को बल प्रदान करने के लिए जोड़ी जाती है, जैसे राम की कथा में शबरी की कथा, बाली की कथा आदि। तो अब हम नाटक आषाढ़ के एक दिन के ऊपर बात करते हैं और इसकी कथा वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास, जो बाद में कश्मीर के शासक के रूप में मात्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्हीं की कथा है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना का द्वंद्व दिखाया है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवन में भावना का भी स्थान है, लेकिन यथार्थ में ही हमें जीवन जीना पड़ता है। नाटक के आरंभ में पर्दा उठने पर साधारण सा कमरा दिखाई देता है। आषाढ़ का पहला दिन है, वर्षा हो रही है, रह रहकर बिजली भी चमक उठती है। ऐसे समय में उस कमरे में पूरी तरह से भीग चुकी मल्लिका का प्रवेश होता है। वह अपनी माँ से मूसलाधार वर्षा का वर्णन करती है। मल्लिका अपनी माँ से सूखे वस्त्रों के संदर्भ में पूछते हुए यह कहती है कि इन गीले कपड़ों में उसे सर्दी लग जाएगी। अंबिका ने उसके वस्त्र पलंग पर लाकर रखे हैं क्योंकि उसे पता था कि मल्लिका भीग कर आएगी। मल्लिका वस्त्र बदलने चली जाती है। वापस आने के पश्चात मल्लिका वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रमय वर्णन करती है। माँ अंबिका अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती है, यानी लग जाती है, तथा मल्लिका के वार्तालाप पे ध्यान नहीं देती है। उसे शर्करा मिश्रित दूध पीकर तख्त पर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन मल्लिका यह कहकर कि वह थकी नहीं है, आराम करने के लिए नहीं जाती है। वह अपनी माँ अंबिका से उसकी उदासी का कारण पूछती है। उसी समय उसे पता चलता है कि राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। अंबिका यह भी कहती है कि राज्य के कर्मचारियों का आना बड़ा ही अशुभ है।
वे लोग तभी आते हैं जब किसी महामारी या युद्ध की सूचना देनी होती है, और यह भी बताती है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय भी ये आकृतियां देखी गई थीं। अंबिका अग्निमित्र को मल्लिका के विवाह के संदर्भ में कहीं भेजती है, जिस बात को सुनकर मल्लिका नाराज हो जाती है। नाराजगी के कारण मल्लिका अपने विवाह न करने का निर्णय सुनाती है। वह यह भी कहती है कि जीवन उसका है, किसी अन्य को उसके जीवन का निर्णय सुनाने का अधिकार नहीं है। उसी समय कालिदास के आने का स्वर सुनाई देता है। अंबिका भीतर चली जाती है। कालिदास एक घायल हिरण के बच्चे को लिए हुए आता है। वह उससे बातें करते हुए कहता है कि उंगलियों का कोमल स्पर्श उसके प्राण बचा सकता है। कालिदास मल्लिका को एक पात्र में दूध लाने के लिए कहता है। मल्लिका अंबिका की कही बात कालिदास से भी कहती है कि जब भी राज्य के कर्मचारी गांव में आते हैं, कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होता है। कालिदास उस हिरण के बच्चे की बात करते हुए दूध पिलाने का प्रयास करता है। उसी समय राजपुरुष दंतुल का प्रवेश होता है। दंतुल कालिदास से यह प्रश्न पूछता है कि मेरे बाण से घायल हिरण को यहाँ क्यों लाए हो। तब कालिदास और दंतुल का परिचय होता है। मल्लिका दंतुल के द्वारा कालिदास के ऊपर लगाए गए चोरी के आरोप का विरोध करती है। उस समय कालिदास यह कहकर कि हिरण के बच्चे को देने से इनकार कर देता है कि यह प्रकृति की संपत्ति है। कालिदास मल्लिका से हिरण शावक को बिस्तर पर सुलाने के लिए कहता है। तब अंबिका यह कहकर इनकार कर देती है कि बिस्तर मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के सोने हेतु नहीं। तब कालिदास उस शावक को लेकर जाने लगता है। तभी दंतुल भी तलवार लेकर उसके पीछे जाने को तैयार हो जाता है। तभी मल्लिका द्वारा उसे यह पता चलता है कि शावक की रक्षा करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि महान कवि कालिदास हैं। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। दंतुल मल्लिका को यह बताता है कि उज्जैनी के महाराज कालिदास की रचना ऋतु संहार से प्रभावित होकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आचार्य वररुचि वहां आए हैं। यह कहकर दंतुल वहां से चला जाता है। दंतुल की यह बात सुनकर मल्लिका प्रसन्न हो जाती है और यह बात अपनी माँ अंबिका को बताती है। यह सुनकर अंबिका कालिदास के दोषों का विवेचन करने लगती है, यानी कि उसके दोषों को बताने लगती है कि कालिदास में कोई गुण नहीं है। तब कालिदास के दोष के संदर्भ में अंबिका कहती है कि वह तुमसे विवाह क्यों नहीं कर रहा है। इसके प्रत्युत्तर में मल्लिका यह कहती है कि अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना करना भी असंभव है। माँ मल्लिका को समझाती है कि मेरी अनुपस्थिति में जब भोजन की व्यवस्था भी मुश्किल हो जाएगी, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें मेरे कथन के औचित्य का आभास होगा। मल्लिका यह कहना चाहती है कि आज कालिदास का जीवन एक नई दिशा को ग्रहण कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह अपने स्वार्थ, अपने लाभ की बात नहीं कर सकती। माँ व पुत्री के बीच इस बातचीत के दौरान ही मातुल के शब्द भी सुनाई देते हैं। अंबिका को पुकारते हुए मातुल प्रवेश करता है। मातुल कहता है कि वह पूरे गांव में घोषणा करने वाला है कि कालिदास के साथ अब उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उज्जैनी के आचार्य वररुचि आए हैं और वे कालिदास को सम्मानित करने के लिए अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, परंतु कालिदास इनकार कर रहे हैं। अंबिका कहती है कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएगा। इस वार्तालाप के दौरान एक ग्रामीण आता दिखाई देता है। वह मातुल से कहता है कि उज्जैनी से आए आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान मातुल और ग्रामीण में वाद विवाद होता है। ग्रामीण यह बताता है कि आचार्य कालिदास को जन्म देने वाले इस ग्राम प्रदेश का दर्शन करना चाहते हैं। मातुल निक्षेप को कालिदास को खोज कर लाने के लिए कहता है और यह कहते हुए चला जाता है कि मेरा मन करता है कि जैसे मैं भी
कालिदास को आचार्य के सामने अवश्य पेश करूं। मातुल के जाने के पश्चात निक्षेप मल्लिका को यह बताता है कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में है। वह मल्लिका को यह भी बताता है कि कालिदास तब तक घर नहीं आएंगे जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि चले नहीं जाते। उन्हें राजकीय सम्मान का बिल्कुल भी मोह नहीं है। वह यह प्रकट करता है कि कालिदास अवसर का तिरस्कार कर रहे हैं। उनके न जाने का कारण कटुता समझता है। मल्लिका अंबिका के विरोध के बावजूद कालिदास को समझाने के लिए निक्षेप के साथ चली जाती है। मल्लिका के जाने के बाद विलोम का आगमन होता है। अंबिका उसे यह कहकर वापस भेजना चाहती है कि उसका यहाँ आना मल्लिका को अच्छा नहीं लगता। विलोम यह बताता है कि मल्लिका को यह अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि कालिदास को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। विलोम अंबिका से यह कहता है कि कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका व कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्रांत में उसके संबंधों को लेकर बातें की जा रही हैं। विलोम और अंबिका की बातचीत के दौरान ही अंबिका देखती है कि मल्लिका और कालिदास प्रवेश कर रहे हैं। कालिदास और विलोम के बीच बहस होती है। विलोम को अपने घर देखकर मल्लिका को यह तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। विलोम कालिदास के सामने यह प्रश्न रखता है कि क्या तुम राजधानी के वैभव में जाकर अपने प्रांत के लोगों को भूल तो नहीं जाओगे? विलोम और कालिदास एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के संदर्भ में चर्चा करते हैं। विलोम कालिदास से यह प्रश्न करते हैं कि क्या आप मल्लिका को अपने साथ लेकर उज्जैनी जाएंगे? मल्लिका इस प्रश्न से कालिदास का बचाव करते हुए कहती है कि कालिदास आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कालिदास विलोम की उपस्थिति को अनाधिकार मानते हैं। मल्लिका विलोम को अनचाहा अतिथि कहती है। अंततः विलोम कालिदास को शुभकामनाएं देते हुए प्रस्थान करता है। अब मल्लिका और कालिदास के बीच यह वार्तालाप होती है कि कालिदास को उज्जैनी जाना चाहिए या नहीं। मल्लिका के अनुसार ग्रामीण प्रांत में रहने से कालिदास की प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता। वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे घेरना नहीं चाहती है। कालिदास भी मल्लिका को यह बताने का प्रयास करता है कि वह मातृभूमि से जुड़कर रहना चाहता है। वह यह भी बताता है कि उसके मन में कोई उत्साह नहीं है। फिर भी मल्लिका के बार बार समझाने पर कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। कालिदास के जाने के बाद मल्लिका बहुत रोती है और अंबिका उसे सांत्वना प्रदान करती है। इस प्रकार प्रथम अंक के कथा वस्तु को आपने श्रवण किया और यहीं पर प्रथम अंक का समापन होता है। आप देख रहे हो कि कथा का प्रवेश अंतर्द्वंद से होता है और अंतर्द्वंद के बीच में ही कथा विकसित होती है। तो ये थी प्रथम अंक की कथा आषाढ़ का एक दिन की। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसे भी पूछने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद।